हाँ तो स्टूडेंट, कैसे हो गाइस। आज पढ़ेंगे अपन दोस्त स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूनिट नंबर अपन स्टार्ट करने वाले हैं आपके सामने थर्ड, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट नंबर थर्ड। हेडिंग डाल लीजिए इंफ्रारेड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड कौन सी रेड रे? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। एमएससी फाइनल की है, पेपर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, सेमेस्टर है, सेमेस्टर फर्स्ट के आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के MGSU के। उसमें अपने पास है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। छोटे में अपन पढ़ के आए हैं, BSc में पढ़े आए हैं। अब अपने MGSU में 20 नवंबर से स्टार्ट है। ठीक है, फॉर्म है, फिर दिसंबर आ जाएगा। लगभग इसके पेपर होने की संभावना है दिसंबर लास्ट तक, 25 दिसंबर तक आपका सेमेस्टर थर्ड हो जाएगा। सेम थर्ड के साथ सेम फर्स्ट भी होगा जिसने MSc प्रीवियस में एडमिशन लिया है उसका। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी देखिए। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे पहले आता है, इसका यूज क्या है सर? इंफ्रारेड का मतलब क्या होता है और क्या यूज होता है और इसका जरूरत ही क्यों पड़ा अपने को। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है अपन फंक्शनल ग्रुप का डिटरमाइन कर सकते हैं इससे, यानी फंक्शनल ग्रुप क्या है इसका, तो अपन इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसमें लिखिए, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में लिखिए क्या तो स्टूडेंट, इसके द्वारा हम फंक्शनल ग्रुप का डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी अलग अलग रेंज पर फंक्शनल ग्रुप होंगे। कोई मॉलिक्यूल दे दिया, कोई सैंपल होल्डिंग है, उसमें अपन सैंपल में घेरेंगे उस मॉलिक्यूल को। घेरने के बाद अपने इंफ्रारेड वेव गिराएंगे। इंफ्रारेड रीजन होता है स्टूडेंट आपके 2.5 माइक्रोन से 2.5 माइक्रोन से होता है अपने 15 माइक्रोन तक। इसका सेंटीमीटर यूनिट बात करें तो 4000 से होता है स्टूडेंट 400 सेंटीमीटर इनवर्स। ये सेंटीमीटर इनवर्स में है। हुक लो पर बेस्ड है, वो बताऊंगा, उसमें फ्रीक्वेंसी आती है अपनी। दूसरी बात, जो इनका ग्राफ है स्टूडेंट ये लिख लीजिए और आप इसको बड़े रूम में बता सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन, इसमें अपन के अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट। एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप पर क्वेश्चन आता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है स्टूडेंट। जैसे आगे फंक्शनल ग्रुप जैसे कौन कौन से होंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये, एमीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल। इसके बाद कौन सा आता है अपने पास लेक्टोन भी है, इसमें लेक्टोन है। इस प्रकार से लेक्टोन भी है, एमीन भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, इनके डेरिवेटिव भी है, तो इनके पढ़ेंगे। मेनली अपने के एमीन, एल्कोहल ही आता है। कुछ कंडीशन होती है मॉलिक्यूल की, किसमें रेजोनेंस पूरा होता है और किसमें कम होता है, किसमें बॉन्ड में रेजोनेंस नहीं होता, जिसमें बॉन्ड में रेजोनेंस नहीं होता उसमें ज्यादा होगी। तो अपन एक लेक्चर लेंगे, 2 लेक्चर लेंगे स्टूडेंट्स, वो लेंगे सेम के सेम क्वेश्चन पर बेस्ड, जिससे आपके नेट में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके क्लियर होंगे। ये उतार लीजिए स्टूडेंट, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसका रीजन होता है IR रीजन 2.5 माइक्रोन से 15 माइक्रोन। यहाँ पर 4000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स ग्रुप डिटरमाइन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और फंक्शनल ग्रुप का प्रिंसिपल लिखिए, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रिंसिपल लिखिए। प्रिंसिपल में क्या लिखेंगे स्टूडेंट? प्रिंसिपल में अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे रे? प्रिंसिपल में लिखिए, प्रिंसिपल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अपन किसी अननोन मॉलिक्यूल को लेते हैं और उस पर IR रीजन की वेव डालते हैं, और IR रीजन की वेव वह मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब करके इरिटेट होता है, और इरिटेट होकर वह लो एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में जाता है। हायर एनर्जी लेवल, जिसमें जो एनर्जी होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन किस प्रकार की बात करते हैं? रोटेशनल, एब्जॉर्प्शन, तीनों आ जाती है, रोटेशनल, एब्जॉर्प्शन, वाइब्रेशन। इसमें कौन से होते हैं? रोटेशनल, एब्जॉर्प्शन, वाइब्रेशनल।
स्टूडेंट ये बात याद रखिए, शॉर्ट टर्म है ना ये नोट्स, ये बना लीजिए। शॉर्ट टर्म आप बनाओगे तो आप एक्सप्लेन कर सकोगे। जैसे प्रिंसिपल में बता दिया, प्रिंसिपल क्या है, कोई नॉन मॉलिक्यूल है उस पर जब इंफ्रारेड वेव गिरवाई जाती है, इंफ्रारेड वेव रीजन की, तो मॉलिक्यूल एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा, ऑब्जॉर्ब के एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तब तक नहीं था, तब तो इसकी एनर्जी क्या थी, लो थी, एनर्जी लो थी, स्टेबल था। ऊपर गया तो अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल होते ही वही होगा। सबसे पहले जब तक स्टेबल था पढ़ रहा था बच्चा, लेकिन जब अनस्टेबल होगा इसके द्वारा क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर आ गई, कोई लड़की इसको पसंद आ गई, या कोई ऐसी दुविधा हो गई, या कोई अलग अलग चीजें हो गई जिससे इसका माइंड भंग हो गया, फिर से क्या एनर्जी लेवल में चल। लेकिन कब तक यार, एक बंदा कब तक ऐसे घूमेगा अलग अलग अलग, फिर वो आकर एक जगह ठहर जाता है, फिर वो अपना फिर से करियर पे फोकस करता है। लड़की धोखा दे गई तो यहाँ पर फिर से करियर फोकस करेगा, फोकस आने पर इसको पता चलेगा पहले अपना काम फिर लोगों का काम, तो ये ऐसा सोचेगा, और सोचने के बाद फिर से ये स्टेबल हो जाएगा। तो यही होती है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में यही कोई मॉलिक्यूल आईआर रीजन से वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करेगा, ऑब्जॉर्व करके हायर एनर्जी में जाएगा, एनर्जी में तो ये हायर एनर्जी होते हैं। इसके दौरान रोटेशनल ऑब्जॉर्प्शन और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा इसमें बनते हैं। इसके बाद में अपन लिख लिया आईआर स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग अपन फंक्शनल ग्रुप का डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। इसके बाद लिखिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इंफ्रारेड वेव नंबर द्वारा ज्ञात की जा सकती है। E बराबर V बार न्यू बार, E बराबर न्यू बार। क्या लिखते हैं स्टूडेंट, E बराबर न्यू बार लिखते हैं, E बराबर न्यू बार। क्या लिखते हैं अच्छे, E बराबर न्यू बार, E बराबर V बार 1 लेमडा लिखते हैं अपन, 1 लेमडा E एनर्जी, न्यू बार यहाँ पर वेव नंबर है, ठीक है, न्यू बार वेव नंबर। तो वेव नंबर है, इससे अपन बता सकते हैं कि जितना ज्यादा लेमडा उतनी कम ये फ्रीक्वेंसी नंबर होगा, उतना कम होगा, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए इनका ग्राफ आता है। और अपन इसमें क्या करते हैं, इसका अब्जॉर्प्शन या ग्राफ पता करते हैं, तो इसका ग्राफ आता है ऐसे, और यहाँ पर आता है न्यू बार, और यहाँ पर आता है एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन रेडिएशन, और इसका वेव नंबर के मध्य अपन ग्राफ खींचते हैं, तो ऐसा ग्राफ हमको प्राप्त होता है। क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसा आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ सीधा आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्राफ अपने को प्राप्त होता है, ठीक है। एक बढ़ रहा है यानी V बढ़ेगा, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन रेडिएशन तो इधर होगी, एब्जॉर्प्शन रेडिएशन तो 50 है, तो V यहाँ पर 10 पे होगा। इस प्रकार से एक घटेगा एक बढ़ेगा। ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके बाद में लिखिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हुक लॉ पर बेस्ड है। अब इसके बाद में अपन हुक लॉ, पहले ये लिख लीजिए हुक लॉ। हुक लॉ पर क्या है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड है, ये लिख लीजिए, फिर अपन वो बताएंगे हुक लॉ पर बेस्ड है किस प्रकार से। हाँ तो बस अब देखिए अपने गाना भी गाएंगे और ये भी करेंगे। चोरी चोरी मैंने भी तो चोरी चोरी तेरे संग अखियां मिलाई रे, मैंने भी तो चोरी चोरी, ठीक है। तो ऐसा गाना गाएगा, तूने सरेआम बदे नाम कर दिया। तो यहाँ पर देखिए गाना बहुत हो गया, शायरी अपने को आती नहीं है, लेकिन आपके लिए शायरी भी लेके आएंगे, अपनी फेवरेट शायरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए म्यू होता है आपके, म्यू बार वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी नंबर। यहाँ पर 1/2 पाई रूट के अपॉन म्यू। के होता है स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। देखिए स्टूडेंट स्प्रिंग होता है, सबका देखा हुआ होता है। स्प्रिंग में क्या है स्टूडेंट, अपन स्प्रिंग को खींचते हैं, उसी साइड में आ जाता है, दबाते हैं, फिर से उसी साइड में आ जाता है। तो स्प्रिंग यानी जिस पे अपन फोर्स लगाते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट किया, वो काके बोला, एक हुक नाम का वैज्ञानिक आता है, बोला हुक लॉ ये कहता है कि जो तेरी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी वो फोर्स कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और रिड्यूस मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी रिड्यूस मास के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी,
और यहाँ पर डायरेक्टली म्यू बराबर होता है स्टूडेंट m1 m2 m1 प्लस m2 m1 m2। ठीक है, म्यू के बराबर क्या होता है m1 प्लस m2 m1 m2। ये होता है स्टूडेंट ये आपके म्यू के बराबर रूट म्यू1 m1 m2 m1 प्लस m1 m2 यानी दो पार्टिकल होते हैं, उनके लिए कोई दो पार्टिकल है वो अलग अलग, उनका मास अलग अलग है। इस प्रकार से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है ना, I बराबर म्यू आर स्क्वायर, वो इसका पार्ट है, ये म्यू होता है ये। तो अपन कह सकते हैं जिस प्रकार से वेव नंबर या आपके फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वाइब्रेशनल, उसी प्रकार से म्यू का मान कम होगा, जबकि फोर्स कांस्टेंट का मान जितना ज्यादा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होती है। ये सूत्र उतार लीजिए, हुक लॉ पर बेस्ड है। हुक लॉ आ गया समझ में? हुक लॉ बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है वह उसके फोर्स कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि उसके रिड्यूस मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और म्यू है रिड्यूस मास। म्यू क्या है स्टूडेंट? रिड्यूस मास। रिड्यूस मास कौन सा मास? रिड्यूस मास। रिड्यूस मास। अब यहाँ पर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ और रिड्यूस मास। बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है स्टूडेंट बॉन्ड की ताकत। एक बात बताओ मेरे को, बॉन्ड स्ट्रेंथ डबल ट्रिपल और इस प्रकार से बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, जितनी ज्यादा होगी उसकी लंबाई उतनी ज्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है पास पास की। मेरे को बताओ डबल ट्रिपल और ट्रिपल बॉन्ड। स्टूडेंट सिंगल बॉन्ड है, एक तो अपन एक लकड़ी तोड़ी, एक दो तोड़े, एक तीन तोड़े, कौन सा ज्यादा है? तीन वाला ज्यादा है, तीन तोड़े। अरे वही बात है स्टूडेंट, कैसे हम देखो, एक लड़का है किसी लड़की से प्यार करता है, वो अलग मैटर, लेकिन एक लड़का है किसी के पास एक ऑप्शन है उसे, यानी अगर ये लड़की छोड़ गई तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो किसी और को, अपना सब कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट भी है इसके पास, लेकिन ये नहीं है कि मूव ऑन कर जाए। तो इसके पास ये एक ऑप्शन है। एक है जिसके पास दो ऑप्शन है, ताकत ज्यादा है, यानी एक छोड़ गई एक बैकअप है। एक है जिसके पास तीन ऑप्शन है उसमें, तो तीन ऑप्शन वाला फायदे में, सेकंड वाला या फर्स्ट वाला। वैसे देखा जाए तो एक ऑप्शन वाला हमेशा फायदे में रहता है, लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री के थ्रू मैं समझा रहा हूँ, तीन वाला ज्यादा फायदे में। क्यों? एक चल गया, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा तीसरा, और ये हमेशा से होता है स्टूडेंट। क्या होता है? जिसके पास ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है ना, जिसके पास ज्यादा, जितने ज्यादा ऑप्शन होते हैं उसमें से अपनों को एक बेटर चूज करना होता है। इससे क्या करती है, कैसे करती है? जिसके उनके पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं लेकिन एक बेटर चूज करती है, और वो बेटर हमेशा बदलती रहती है। तो इसी प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा है स्टूडेंट, क्यों? इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो आप लिख लीजिए बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी ताकत, ताकत जिसके पास ज्यादा उसी के पास ज्यादा। बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, BS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? जिसकी ताकत ज्यादा, ताकत ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा, उसी प्रकार से बता सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू बार। और बॉन्ड स्ट्रेंथ, इन बॉन्ड स्ट्रेंथ के बाद में जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल म्यू। ये उतार लीजिए, दो फैक्टर अफेक्ट करे मैंने बता दिया, और यहाँ पर ये उतार लीजिए, और यहाँ पर लिखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी 1100 सेंटीमीटर इनवर्स, दूसरी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की 1600 सेंटीमीटर इनवर्स, और इसकी 2160 सेंटीमीटर इनवर्स। अपन तीन मॉलिक्यूल दे दे, एक सेकंड और डबल, एक में एक बॉन्ड है, एक में डबल बॉन्ड है, एक में ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे अपन CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्कीन, एथीन, एथाइन, सबकी सबसे ज्यादा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इसकी
इस प्रकार से अपन रेडिएशन दे रहे हैं मॉलिक्यूल पर, अपन को 2150 रीजन में प्राप्त हो गई कोई मॉलिक्यूल पर पता नहीं है ये साला कौन सा है, एल्कीन है, एल्केन है, एल्काइन है। वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कहते हैं अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा 2150 सेंटीमीटर इनवर्स है और उस पर अपना प्राप्त हो जाएगा। अपन कहते हैं भाई ये तो एल्काइन का मॉलिक्यूल है। एनएमआर भी ऐसे ही होता है, सिग्नल गिरते हैं, सिग्नल की पीक आती है, उसमें पीक आती है, मान लीजिए उनका रीजन होता है स्पेसिफिक, रीजन पे पीक आ गई तो अपन बता देंगे हाँ भाई ये तो एल्कोहल है। फंक्शन ग्रुप का डिटरमाइन ऐसे है, एल्कोहल का डिटरमाइन करते हैं ना स्टूडेंट अपन, तो एल्कोहल का डिटरमाइन करते हैं तो अपने पास क्या प्राप्त होता है, OH ग्रुप होता है, वो 3600 सेंटीमीटर इंफ्रारेड में 3600 सेंटीमीटर इनवर्स पर वाइब्रेशन यानी कंपन करने लगता है वो। जैसे मान लीजिए ये सैंपल है, इस पर अपन गिराते हैं तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगेगा। एक मशीन होती है, मशीन में क्या होती है, अपने उस पर सैंपल है, सैंपल होल्डिंग रख देते हैं, वाइब्रेशन गिराएंगे, वाइब्रेशन गिराते मॉलिक्यूल कंपन करेंगे। इस प्रकार से कंप्रेसर होता है, उस पर चलता रहता है और चलने के बाद में जिधर जो रेंज आती है उस रेंज को कंपन करेंगे तो अपने पास ये प्राप्त हो जाएंगे स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, अपन इसका बेसिक करके आगे, प्रिंसिपल करके आगे और इसका बता दिया किस प्रकार से होगा। इंफ्रारेड का जो होगा आपके इंट्रोडक्शन वो उसका पूरा होता है। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसके इंफ्रारेड की रिक्वायरमेंट क्या है। फिंगरप्रिंट में आप उपयोग करते हैं, फिंगरप्रिंट में इसीलिए उपयोग करते हैं। अब इसके बाद अपने पढ़ेंगे इसके बाद में नेचर ऑफ मॉलिक्यूल और सैंपल होल्डिंग। इसकी सैंपल होल्डिंग बहुत जरूरी है, वो भी पढ़ेंगे। सैंपल होल्डिंग का पर्सन आता है स्टूडेंट, वो भी करेंगे। और उसके बाद अपन अलग अलग मॉलिक्यूल लेके अलग अलग स्टूडेंट इनका चार्ट बनाएंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इजी रहेगी स्टूडेंट, पढ़ लीजिएगा थोड़ी सी बस। ये आपके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी याद करना अलग हो सकता है। बाय स्टूडेंट।